भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने की जो इच्छा थी वो ओमी कालानी की थी। टीओके बनाने का कारण ही यह था कि वह कभी न कभी टीओके को लेकर बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वह स्वयं आए। ओमी कालानी, उन्होंने मिन्नतें की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अवार्ड साहब, इस कुत्ते शब्द के ऊपर आप माफी नहीं मांगते और सिंधियों को जिस तरह से आपने कुत्ता कहकर बोला है उसकी आप तुरंत प्रभाव से माफी लें। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. हर किसी का सपना होता है, सपना अपने घर का, सपनों के घर का, और इसी सपने को साकार करने के लिए क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी आपके लिए लाए हैं इजी हाउसिंग लोन्स। 20 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के हाउसिंग लोन्स, क्विक अप्रूवल और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। तो समय आ चुका है अपने सपनों को साकार करने का। आज ही अप्लाई कीजिए क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी 9011280000। आइए लेते हैं एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप रामचंदानी जी। प्रदीप जी, इस बार आप पे गंभीर आरोप लगे हैं 2017 के चुनाव में, जब ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फिर टीओके, जब टीओके ने आपके साथ में अलायंस किया, आपके चुनाव चिन्ह पे खड़े थे। ऐसे कहा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्षा ने कहा कि हम उनसे परमिशन लेके गए थे, हम शरद चंद्र पवार सर जी से ये हम पूछ के गए थे कि क्या, क्योंकि हमारे पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स थे, हम उन पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके हमारे ऊपर दबाव रखा गया था कि हम बीजेपी में आके उनके चिन्ह पे चुनाव लड़े। तो हमने उनसे परमिशन ली थी और उन्होंने हमें परमिशन दी कि आपने उन पे दबाव डाला। और क्यों दबाव की राजनीति, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती है तो दबाव की राजनीति करती है, ऐसा क्यों किस प्रकार का आपने दबाव उन पे डाला था? क्यों उनको मजबूर किया गया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होके आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़े? क्या कहेंगे इस विषय में आप? देखिए, जो आदरणीय पंचम कालानी जी हैं, जो राष्ट्रवादी की उल्लासनगर की जिला अध्यक्ष है, वह जो बोल रही हैं वो बिल्कुल गलत बोल रही हैं और सत्य से परे है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने की जो इच्छा थी वो ओमी कालानी की थी। भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का स्थानीय जो पदाधिकारी थे वो इसके बहुत विरोध में थे, क्योंकि वर्षों तक उनसे लड़ाई लड़ी थी, कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से राजनीति करी थी। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति कालानी थी और ये इन्होंने, इस महाशय ने टीओके बना ली थी। टीओके बनाने का कारण ही यह था कि वह कभी न कभी टीओके को लेकर बीजेपी में शामिल हो जाए और राष्ट्रवादी में अपनी माता को, एक ही घर में वो भारतीय जनता पार्टी का भी झंडा चला रहे थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस का झंडा भी चला रहे थे और अपनी टीओके भी चला रहे थे। ये तीनों काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वह स्वयं आए। ओमी कालानी, उन्होंने मिन्नतें की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैंने कई बार कहा है कि ये जो अपराध पे चलने, अपराध को मुख्य धारा, अपना मुख्य हथियार बनाकर राजकारण करने वाले लोगों को सत्ता की ज़रूरत होती है। जहाँ सत्ता होती है ये यहाँ वहीं पाए जाते हैं। उसी आधार पर उन्होंने, जो भी ऊपर उनके रिलेशन होंगे, उन्होंने मिन्नतें करते करते यह उन्होंने किया कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। बाद में उन्होंने कमल के फूल पे चुनाव भी लड़ा। अगर इनकी, जैसे पंचम कालानी जी कह रही हैं कि हमारी बहुत मजबूरियां थी, तो आपकी ये भी मजबूरियां थी कि आप महापौर बनेंगी,
आपको महापौर का पद भी मिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसके अलावा आपकी जो माताजी हैं ज्योति कलानी जी, उन्होंने राष्ट्रवादी से बाकायदा इस्तीफा दे दिया और भरत गंगोत्री को टिकट भी मिल गई, क्योंकि आप पंचम कालानी खुद भारतीय जनता पार्टी की टिकट की जो है एमएलए की आप दावेदार थीं। क्या यह बात भी आपने शरद चंद्र जी पवार जो हमारे आदरणीय जो नेता हैं उनको पूछकर की थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगूंगी और मेरी माताजी राष्ट्रवादी से ज्योति कलानी जी इस्तीफा दे देंगी? जब वह टिकट अनाउंस हुई और कुमार आइलानी को मिली, तब जाके इनकी नींद खुली और जो एबी फार्म गंगोत्री के पास पहुंच गया था उसकी लिस्ट बाकायदा जारी हो गई थी कि उल्लासनगर से राष्ट्रवादी का जो उम्मीदवार होगा उन 2019 में वह भरत गंगोत्री राजवानी होगा। लेकिन वह फॉर्म नहीं भर पाया, इन्होंने रात पहले फॉर्म भर लिया, उसके ऊपर बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी और आखिरी वो। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम लोग बताकर गए थे, ये बिल्कुल झूठ बात है। मैंने प्रमाणों के साथ साबित किया। कभी शरद चंद्र पवार जी उनको कहेंगे क्या कि आप भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा की टिकट मांगो, आपको टिकट नहीं मिलती है तो फिर आप अपने उल्टे पांव राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले जाते हो और वहां से टिकट पाते हो और आपको पराजय का सामना करना पड़ता है? प्रदीप जी, जितेंद्र आव्हाड जी ने यह भी कहा था कि एक शेर को मारने के लिए 100 जंगली कुत्ते भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो बातें, एक शेर, उसके आगे सभी उल्लासनगर की जनता ने सुना, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस बात का इतना दुख है कि इतने बड़े कद का नेता सिंधी समाज के लिए कुत्ता शब्द कहना क्या राजनीति की स्तर हो गया है। एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री का नेता एक समाज को जानवर की संज्ञा देता है और सिंधी समाज के लिए ऐसा बोलता है। मैं कहता हूं कि ऐसे राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए। सही है। सोचना चाहिए कि एक कष्टकारी समाज जिसने अपने आप को पूरी तरह से समाप्त होने के बाद सारे धर्म को बचाने के लिए सारी अपनी ज़मीनें छोड़कर यहाँ पर आके उन्होंने अपना जीवन बसर किया और अपने आप को खड़ा किया, उस मेहनत कश समाज को आप कुत्ता कहते हो। पिछली बार जब आए तो आपने कहा मैं राजवानी के बोलने पर नहीं आया हूँ, कालानी के बोलने पर नहीं आया हूँ, चटर्जी के बोलने पे आया हूँ। आखिर कब तक आव्हाड साहब आप एक हमारे समाज के ऊपर इस तरह की आपके मन में जो जहर भरा हुआ है हमारे समाज के प्रति, कब तक ये जहर रहेगा? आज हमें जागने का समय आ गया है। समाज में भेद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति समाज में भेद करता है, यह समाज ऐसा, हम सभी भारतीयों को अपना भाई मानते हैं। हमने कभी समाज में भेद नहीं किया। हम यहाँ पर अगर भारत में आए तो सिंधी बन के बाद नहीं आए, पहले हिंदू बनकर आए। तो आपके प्रति, हिंदुओं के प्रति जो आपकी घृणा है, उससे ये समझ में आता है कि आप हिंदुओं और सिंधियों के ऊपर जो आप टीका टिप्पणी करते हो, क्योंकि आप जहां से जीत कर आते हो वहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उनको खुश करने के लिए हिंदुओं का अपमान करते हो। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अगर हमारे सिंधी समाज से अगर आप क्षमा याचना नहीं करते और इस कुत्ते शब्द के ऊपर आप माफ़ी नहीं मांगते, तो हमारा सिंधी समाज के जितने भी संगठन हैं वो आंदोलित उठेंगे और जब भी आपका उल्लासनगर में प्रवेश होगा तो आपको हमारे आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज भी समय है, अगर आप समझते हैं कि आपकी शब्दों में गलती हो गई है और सिंधियों को जिस तरह से आपने कुत्ता कहकर बोला है, उसकी आप तुरंत प्रभाव से माफ़ी लें। अभी कहीं ना कहीं देखा है आपने, देख रहे कि इसके ऊपर बड़ी राजनीति हुई वहाँ के जहाँ पर इन्होंने ये कार्यक्रम किया था 5 नंबर में, पैनल नंबर 18 में, तो वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक और वहाँ के जो नेता भरत गंगोत्री जी, उन्होंने तो इनका निषेध किया था। यहाँ राष्ट्रवादी के 4 नगर सेवक 2017 में
चुन के आए थे जब ज्योति कालानी और उनके बेटे ओमी कालानी ने पक्ष के साथ गद्दारी करके बीजेपी में चले गए थे। वही पैनल के अंदर वो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जिसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई है और बताया नहीं गया है। उसमें जितेंद्र अवार्ड उनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, आनंद प्रांत पे सपोर्ट कर रहे हैं, जानबूझ के हमें डिच करके हमें नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए मैंने आज उनका निषेध किया है। तो ये निषेध किस प्रकार की इनके अंदर की राजनीति है कि एक बड़ा नेता आता है प्रदेश का और जो मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका निषेध करना, ये कहाँ तक, इसमें क्या राजनीति हो सकती है? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस में अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। कुछ दिन पहले भरत गंगोत्री ने कहा कि जितेंद्र अवार्ड साहब और आनंद परांजपे साहब और तीसरा जो यहाँ का उनका जो प्रभारी है, हाँ, वह रिपोर्ट नहीं देता सही। हाँ, और ये लोग जो हैं कालानी वाले, ये लोग गद्दार हैं, हाँ, ये छोड़कर चले गए थे। 2017 उस बुरे समय में 2017 के बाद पार्टी को हमने संभाला, हम निष्ठावान हैं। उसके बावजूद भी अपने ही नेताओं का खुले मंच पर सार्वजनिक तौर पर आलोचना करना, उसके बाद भी हमारी भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई खुली ऐसी आलोचना करे तो उसका स्थान पार्टी में नहीं होता। उसके बाद भी आप उस सचमुच में गंगोत्री जी ने उस समय में बहुत अच्छा काम किया था पार्टी के लिए। हाँ, तो आपके पास कुछ है ही नहीं। आप जो कह रहे हो उस नेता को बुला नहीं रहे हो, और जब उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम, खून के इल्ज़ाम लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगते हैं, उसमें आप पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाते हो। आपके पास जो सरकार है, जो काम कर रही है, आप विरोधी पक्ष में हैं, आप सरकार के विरोध में कभी भी आवाज़ करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, क्योंकि आपका चरित्र अपराधीकरण का है। जिस दिन आप उठाओगे तो आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए केवल आपकी लड़ाई राष्ट्रवादी बनाम राष्ट्रवादी है, न शिवसेना के है। थोड़ी ज़्यादा कभी बीजेपी के लिए कर लेते हो, लेकिन उसके बाद भी उसमें केवल आप व्यक्तिगत रूप के ऊपर, आमदार के ऊपर टीका टिप्पणी करते हो। इसके लिए आपके जो मुद्दे हैं वो लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, आपकी लड़ाई मात्र भर है। देखिए प्रदीप जी, अभी जितेंद्र अवार्ड साहब ने कहा कि पप्पू कालानी जी मेरे बड़े भाई है और कहीं ना कहीं हम उनका मतलब ना उनको पार्टी में लेते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि महानगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा हम उनके बैनर तले लड़ेंगे। तो किस प्रकार की राजनीति, आप उनको पार्टी में लेते नहीं हो, कार्यक्रम में बुलाते नहीं हो, मंच पे बिठाते नहीं हो, ओमी कालानी को भी आप बुलाते नहीं हो, मंच पे बिठाते नहीं हो, लेकिन उनका फोटो लेके और खाली वोट बटोरने का जो काम जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सालों साल, आप अगर देखेंगे 1991 में, तो 1991 में सरकार भी इनकी थी तो भी इनको गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो हो रही है वो ऊपर वाले भी वोट की राजनीति कर रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय पप्पू कालानी जी से मेरे अच्छे संबंध हैं इंसानियत के नाते, लेकिन मैं श्री जितेंद्र अवार्ड जी से पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि आने वाले दिनों में हम 140 विधानसभा अंबरनाथ की, कल्याणपुर की और उल्लासनगर की पूरी जिम्मेदारी पप्पू कालानी के फोटो लगाकर उसको जीतेंगे, हम जीतेंगे। अच्छी बात है, पप्पू कालानी का फोटो लगा के जीतना चाहिए, लेकिन अवार्ड साहब आप बताइए, आप उनकी फ़ोटो तो पसंद करते हैं लेकिन मंच पर उसको स्थान नहीं देते। उनको तो नहीं स्थान देते हैं, ओमी कालानी जी को भी स्थान नहीं देते हैं, और आप केवल पप्पू कालानी जी का प्रयोग वोट बटोरने के लिए करते हैं। 1991 में पहली बार जब गिरफ्तार हुए थे, जब उनके ऊपर टाडा लगाई गई थी, सबसे ज़्यादा टाडा के आरोप लगाए थे, उस वक्त कौन था मुख्यमंत्री? आपका मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक था। सही, ठीक है। उसके बाद फिर उनकी 2002 में जब महानगर पालिका के चुनाव हुए, हाँ, उन्होंने देखा कि हम नहीं जीत पा रहे हैं,
उनको जेल से लाया गया, यहाँ पर जमानत दी गई सही। केवल इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता थी, कुछ काम किया था, उसको बटोरने के लिए फिर जेल से लाके बाहर किया और फिर यहाँ पर सत्ता में 2002 में बैठे। हाँ। फिर 2007 में अपनी 2009 में इन्होंने एक 2002 के बाद जो 2005 के चुनाव हुए उनमें इनको टिकट दी, ये आमदार बने। लेकिन आमदार बनने के बाद ऊपर सरकार बनाई, इनको कभी मंत्री नहीं बनाया। 5 बार 4 बार टोटल पप्पू कलानी जीते हैं, 5वीं बार ज्योति कालानी जीती है। इन 5 बार में वरिष्ठ जो अपने जो हमारे विधायक कहे जाएंगे, इनके परिवार को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलता। और ये खुद जो जितेंद्र आव्हाड साहब हैं, वो तीसरी बार जीतने के बाद मंत्री बन जाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर जब दूसरी इनकी गिरफ्तारी हुई है, जब उनको सजा हुई थी आजीवन कारावास की, वो नवंबर 2013 में हुई थी। सही। ठीक है, नवंबर या दिसंबर 2013 में उनकी गिरफ्तारी हुई। उस वक्त उनको हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अच्छा। फिर क्यों इनके गृह मंत्री आर पाटिल साहब भागते भागते दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में गए और उनकी जमानत रद्द कराई? अरे मुझे बताइए आप, मैं कहता हूं कि आप वोटों की मांग करते हो राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए, पप्पू कलानी की तस्वीर लगा के, तो माननीय शरद चंद्र पवार जी का यहां पर प्रोग्राम लीजिए, साथ में पप्पू कलानी को इज्जत से मंच पर बिठाइए और पूरे महाराष्ट्र को कहिए कि पप्पू कलानी हमारा नेता है और हमको 3 विधानसभा के क्षेत्र जिता के देगा। पूरे महाराष्ट्र में बात जानी चाहिए। ये आप कौन सा चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो? एक तरफ पूरे महाराष्ट्र में उसको अपराधी घोषित करवाया आपकी सरकार ने, और दूसरी तरफ आपको 3 सीटें भी चाहिए। मतलब हमारे समाज के व्यक्ति को आप अपराधी भी घोषित करोगे और आपको वोट भी चाहिए। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 73-74 साल में वो आज भी पप्पू कलानी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जिस पार्टी के लिए काम कर रहा है, वह पार्टी उसकी क्या फजीती कर रही है। इस बुढ़ापे में भी वह घर घर घूम रहा है और ये अपेक्षा करता है कि मुझे वोट मिले। मैं हमारे जितने भी समाज के लोग हैं या उल्लासनगर के वासी हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि पप्पू कलानी का केवल उपयोग होता है और जनता ने समझना चाहिए कि ऐसी राष्ट्रवादी कांग्रेस को कतई वोट न करें, कांग्रेस को कतई वोट न करें जो हमेशा स्वार्थ की राजनीति करती है। देखा है, अक्सर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। डिप्टी सीएम साहब के साथ में भी हमने कुमार इलानी जी का फोटो देखा है साथ में मंच पर, और जब भी नरेंद्र मोदी साहब आए थे कल्याण डोंबिवली में, वहाँ पे भी मंच पे थे आपके आमदार कुमार इलानी जी। तो होना से चाहिए कि अगर कोई बड़ा कद का नेता अगर कोई आता है तो अपने जो लोकल जो शहर के नेता है उनको मान सम्मान करते मंच पर बैठाना चाहिए। इस बात में आप सही है। तो इस प्रकार के जो ये लोग वोट बटोरने की राजनीति करे, खाली देखा जाए तो ये निकल के आ रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खाली पप्पू कलानी को खाली वोट बटोरने का यूज कर रही है। तो क्यों यूज हो रहे हैं इन लोग? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि नरेंद्र मोदी जी की सभा हो, देवेंद्र जी की सभा हो, नड्डा जी की सभा हो, अमित शाह जी की सभा हो, उसमें कुमार इलानी जी को स्थान मिलता है। हाँ। क्योंकि अपराध की राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सही। इन्होंने अपराध की राजनीति करी सो करी, लेकिन अपराधी घोषित करने का काम इन्हीं राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस वाले ने पप्पू कलानी को कहा। आज के तारीख में पप्पू कलानी चुनाव नहीं लड़ सकता। पप्पू कलानी साहब किसी तरह से अपने आप को उनके साथ मंच पर नहीं बैठ सकता। इतनी फजीती होने के बाद भी इस बुढ़ापे में मुझे समझ में नहीं आता है कि आमदार पप्पू कलानी का जो पूर्व आमदार हैं उन पप्पू कलानी जी को अगर सम्मान नहीं मिल रहा है, आखिर क्या यह भी दबाव है उनके ऊपर कि आप हमारा काम करो, नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले फिर से उसको जेल में ठूस देंगे? क्या मजबूरी है क्या उनकी? क्या मजबूरी है देखना पड़ेगा। वरना 73 साल में उन्होंने बहुत सजा काट ली। 17 साल उन्होंने 18 साल सजा काट ली अपने जीवन में। आज उनको सार्वजनिक जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहिए, आराम करना चाहिए। अपने जीवन के बचे हुए दिन हैं, प्रभु का नाम लेना चाहिए, जो भी उनको पसंद आए वो करना चाहिए। लेकिन वो क्यों भाग रहे हैं?
कहीं न कहीं जिस तरह से राष्ट्रवादी और कांग्रेस का चरित्र मैं देख रहा हूँ, मुझे इस बात की शंका को नकारा नहीं जा सकता कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का फिर से इनके ऊपर ये दबाव होगा कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस का फिर से इनके ऊपर दबाव होगा कि आप राष्ट्रवादी का काम करें, कांग्रेस का काम करें, वरना आपको फिर से जेल में ठूस देंगे। इसीलिए मैं इन जो कांग्रेस के हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोहरे मापदंड को उसका मैं पुरजोर निषेध करता हूं और फिर से इनको चुनौती देता हूं। जितेंद्र आव्हाड जी हों या आनंद परांजपे हों, उनको मैं कहूँगा कि सचमुच अगर आप पप्पू कालानी जी के वोट बटोरने की खेती करने चाहते हो तो उल्लासनगर में आपके सर्वोच्च नेता शरद चंद्र पवार जी की सभा लें, सम्मान के साथ पप्पू कालानी को बिठाएं और लोगों से अपील करें कि यह व्यक्ति है जो 3 सीटें हमको दिलाएगा। तब हमें लगेगा कि सही मायने में आपका सही चरित्र है। जल्दी भरत गंगोत्री जी से भी लेंगे मुलाकात और पूछेंगे कि निषेध करने का कारण क्या था। वो अंदरूनी कुछ कारण है, वो तो वही बता सकेंगे कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया मंच के ऊपर, क्यों आपने उनका निषेध किया, क्योंकि दोनों बड़े नेता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। जल्दी लेंगे मुलाकात भरत गंगोत्री जी के साथ। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।